तो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंग्लिश का बहुत सारा पेपर मैच हुआ, इससे हमें खुशी हुई है ना। पहली बार हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और इतना ज्यादा बच्चा सब प्यार दे रहा है। बहुत सारा बच्चा आया, बेस्ट वीडियो और बहुत सारा प्यार मिला, तो अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देख के। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी ऐसा ही प्यार देंगे। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं बहुत सारा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? और ये सारे क्वेश्चन सब आप ही के लिए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में मैच कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर से उठाया है। अच्छा, कुछ पीवाईक्यूज आपको दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इसमें जो कि मैच कर सकते हैं। तो ध्यान से जो भी आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा उसको आप बनाएंगे। इसमें टॉप 70 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको जो कि एग्जाम्स में मैच करने के चांसेस रखते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे चले जाएंगे हमारे, वहां पर भी आपको और क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एमसीक्यू वगैरह दिया जाएगा, वो जाके आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा वो आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से चैनल कहां से मिलेगा सर? अबाउट सेक्शन में जाएंगे, विद्यालोक चैनल है, मतलब विद्यालोक का टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्लिक करके चले जाएंगे आप टेलीग्राम पे। वहां पे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने आगे के सीरीज में। समझ में आ रहा है बात, है ना? तो एक बात बता दूं कि पूरे YouTube का तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि YouTube पे तो बहुत बेहतरीन लोग हैं, लेकिन मेरे चैनल का सबसे बेहतरीन वीडियो ये है। और ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपको देख के बुरा लगा होगा क्योंकि ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? बैलेंस करना है। अब बैलेंस करना है तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब सा है। क्या अजीब है भाई? ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें पी क्यू आर का वैल्यू बताना है। पी टाइम्स क्या है? PbNO3, क्यू टाइम्स क्या है? PbO, और आर टाइम्स क्या है? NO2 सॉरी, क्या है? NO2। सुनो, यहां पे हुआ क्या है, यहां पे 2 छूटा हुआ है और यहां पे भी 2 छूटा हुआ है। आया समझ में? तो पीडीएफ जल्दी में बनाया गया ना, इसलिए छूटा हुआ है। तो चलो अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। ये है रिएक्शन। बैलेंस कैसे करेंगे? सुनो, बैलेंस करने का सबसे पहला और बेहतरीन नियम, जो एटम सबसे कम है उसको बैलेंस करें। हमको सबसे कम क्या दिख रहा है? पीबी, तो पीबी को पहले बैलेंस करेंगे। पीबी देखो, पीबी यहां है, पीबी यहां है, पीबी एक बैलेंस है। क्या बैलेंस है? अब ध्यान से देखो, एन का नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है। देखो, जो बेस में रहता है वो मल्टीप्लाई रहता है बाबू, ये जो बेस में है इन सबके मल्टीप्लाई में है। अच्छा, इसके अंदर जो भी लोग हैं इसके मल्टीप्लाई में ये रहेंगे। आया समझ में? तो नाइट्रोजन का 2 है। और यहां नाइट्रोजन कितना है? अकेला है भाई, तो 2 होना चाहिए। तो आर की जगह पे कितना रख देंगे? 2, तब तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यहां हो गया 2 नाइट्रोजन। अगर यहां तक तुमको समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन 2 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है सर? इसके बाद से हम ध्यान से देखेंगे कि अब आ जाता है ऑक्सीजन का बारी। ऑक्सीजन 3 है और 2 का मल्टीप्लाई भी है, तो 3 2 जा 6, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। और यहाँ ऑक्सीजन गिनो, 1 ऑक्सीजन और 2 2 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो देखा जाए तो पी कितना हुआ होगा? 1, क्यू कितना होगा? 1, मतलब कि क्या आया वैल्यू? पी क्यू आर का वैल्यू आ गया, सॉरी आर ही लिख दिए, पी क्यू आर का वैल्यू आ गया 1 1 2। सर अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन में तुमको क्या दिख सकता है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या दिखेगा? 2 2 4, तो ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन में। अगर इसका 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता सर? 3 से मल्टीप्लाई करते तो बन जाता, 3 से मल्टीप्लाई करते तो बन जाता ये वाला, यही वाला चीज बन जाता 3 से मल्टीप्लाई करने पे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ऐसा भी दिखता है कि 6 6 12 या 2 2 4 या 1 1 2, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तुम जो स्टेबल किए हो या जो तुम इक्वेशन को बैलेंस किए हो उसके मल्टीपल्स में भी कुछ दिखता है तो वो सही होगा। आया समझ? आसान था। ये पहला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा भारी लगा होगा और आसान दिखते हैं। अच्छा, तो ये पहला ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। दूसरा भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम बताइए। सुनो 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 सुनो, एम्फोटेरिक याद रखोगे हम जो बोल रहे हैं, है ना? जनाबे अली ने गाया है ना बेकार पंजाबी सॉन्ग। याद रखोगे क्या क्या रखे हैं? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। इसमें जनाबे मतलब जेड जिंक हो गया, अली मतलब एल्युमिनियम, गाया मतलब जीए, बेकार मतलब बीई बेरिलियम, और पीबी मतलब लेड और एसिड। ये सारे के सारे जो हैं इसको याद रखिएगा कि ये सब के सब एम्फोटेरिक होते हैं। कैसा होते हैं सर? एम्फोटेरिक। ठीक है, कैसा होता है? सब एम्फोटेरिक होता है। तो ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं। कुछ भी एम्फोटेरिक दिखेगा तो तुम ये याद रखोगे। क्या बोलेगा? हम बोल रहे हैं कभी भी एग्जाम में तुमको एम्फोटेरिक दिखता है तो तुम ये याद रखोगे, 5 या 6 है जो भी है, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, तो याद रहेगा। अब सुनो, इसमें से क्या उसमें दिख रहा है?
सर इसमें तो दो दिख रहा है, एल्युमिनियम भी दिख रहा है और जिंक भी दिख रहा है ना, दोनों होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक गलती से हो गया ऐसा, हमेशा एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि तुमको दे दे कि दो ऑप्शन, यहाँ गलती से हो गया ना, हम प्रिंट किए तो हमसे तो मिस्टेक हो ही सकता है, वो लोग चेक करते 10 बार, हम चेक थोड़ी किए, हम जल्दी जल्दी में बना के ले आए हैं। अच्छा देखो, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको सिर्फ तुम पाम पे रखोगे, जिसको सिर्फ तुम पाम पे रखोगे तो पिघल जाएगा? कौन सा मेटल है, याद रखोगे? देखो मरकरी, मरकरी तो खुद लिक्विड में होता है, वो पिघलेगा थोड़ी, पहले से लिक्विड में है। क्या याद रखोगे? गैलियम। क्या याद रखोगे? गैलियम। ये नहीं है, ये है गैलियम। क्या होता है? हाथ पे भी रखोगे ना तो पिघल जाता है, जबकि है मेटल। अब मेटल क्या होता है? हार्ड होता है। अब देख, ये मेटल का एक्सेप्शन हो गया ना, ये दोनों क्या हो गया? मेटल का एक्सेप्शन, लिक्विड स्टेट में चला जा रहा है तुरंत बिना मेहनत का। बात समझ में आ रहा है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन हो ही नहीं रहा है। मेटल का प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कहां हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है? तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया बच्चा। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन का भरमार लगा हुआ है। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है बीच मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म रस्ट। बोल रहा है कौन सा ऐसा मेटल है जो रस्ट बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद से? बोलो, एल्यूमिनियम है, फेरस है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। बात समझ में आ रहा है? क्या आपका सही आंसर है? देखिए, तो हम बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम है, फेरस है, फेरस मतलब आयरन, और कॉपर, जिंक। बहुत आसान, क्या हो गया? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन ना होगा बबुआ, क्या होगा? आयरन। मेरा ब्लैक कैसे चलने लगा? आयरन होगा, है ना? क्या होगा? आयरन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, विच मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। हाइड्रोजन को एसिड से कौन नहीं हटा सकता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज याद है? नहीं याद है तो यही याद करो, सुनो। रिएक्टिविटी सीरीज होता है कि केदार, के से केदार, नाथ, केदारनाथ का, सुनो, हाँ, केदारनाथ का माली, माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। उसके बाद से हाई कोट, कोट का होता है CU, है HG और AG फिर AU आपका, ठीक है। हाई कोट है आपका, इसको हम यहां से लिखे हाई के बाद से, सुनो सुनो सुनो, अच्छा सुनो, इसको हम यहां से लिखते हैं, ठीक है। H तक रहने दो, यहां से सुनो, H के बाद से, H के नीचे क्या होगा? नीचे जो होगा इसके वो लिख रहे हैं यहाँ पे, हाई कोट है आपका, है तो HG, आपका मतलब AG, तब क्या हो जाएगा? AU। ये इसके नीचे है, तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे तुम जा रहे हो ना, रिएक्टिविटी घटता है। क्या घटता है? रिएक्टिविटी घटता है। नीचे वाले कम लोग रिएक्टिव होंगे, ऊपर वाले लोग ज्यादा रिएक्टिव होंगे। बात समझ में आ रहा है? कैसे याद करोगे? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, उसको से हाई कोट है आपका, आपका में A आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस ट्रिक है, ट्रिक से तुम याद रखोगे। नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो इसको कहीं पे, लिख लो कि केदार है, ये क्या है? नाथ है, केदारनाथ का के CA से लिख रहे हैं, का याद रखोगे, इसमें CA से का है, केदारनाथ का माली, माली आलू, इसको क्या लिख लोगे? आलू जरा, क्या हो गया? जरा फीका, फीका पकाता है, अरे रे, पकाता है का मतलब हाइड्रोजन। उसके बाद से यहां से फिर शुरू करोगे, यहीं से फिर शुरू करना है, क्या? हाई, हाई का कोई मतलब नहीं है, कोट, हाई कोट है का मतलब यहाँ HG है आपका में AAP, यहाँ पे P का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हाई का कोई मतलब नहीं है, बाकी ये है। ऐसे करके आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। आया समझ में? ये ट्रिक सुनो, हम क्वेश्चन पेपर बनवा ही रहे हैं, साथ साथ में पूरा तुमको कंसेप्ट रिवाइज करा देंगे, जो तुमको नहीं आता होगा वो भी सिखा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये फुल फ्लेज लेक्चर टाइप का है ना। अभी लास्ट टाइम में इतना ही किया जा सकता है, तो जो किया जा सकता है हम सब करके देंगे तुमको, बस तुम ध्यान रखना मेरा, है ना। चलो देखो आगे, तो ये हो गया तुम्हारा खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं। ओ आंसर नहीं मारे थे क्या? आंसर मारे थे। सुनो, कौन हाइड्रोजन को हटा सकता है? इसमें से कौन जो है, मतलब बीच मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस, हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है। तो सुनो, हाइड्रोजन से जो नीचे रहेंगे, हाइड्रोजन से नीचे कौन लोग हैं? यही लोग हैं। इनमें से कोई भी वहां होगा तो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है। बोलो, इसमें से क्या यहाँ है? अरे गोल्ड है ना, गोल्ड नहीं हटा सकता हाइड्रोजन को, गोल्ड हटा सकता है हाइड्रोजन को। देखो ना, हाइड्रोजन से नीचे गोल्ड आ रहा है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये मरकरी है ना।
तो गोल्ड नहीं हटा सकता। कौन नहीं हटा सकता है? गोल्ड। कैसे याद रखे हैं कि जो नीचे रहेगा वो ऊपर वाला को नहीं हटा सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज में यहां से ऊपर से नीचे क्या घट रहा है? रिएक्टिविटी घट रहा है ना, तो ऊपर वाले लोग ज्यादा रिएक्टिव हैं, ऊपर वाले लोग ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिविटी अपना अच्छा खासा बना के रखे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऊपर वाले नीचे वाले लोग को हटा देंगे, लेकिन नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोग को नहीं हटाएंगे। तुम ऐसे समझो कि तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हारा बड़ा भाई आएगा हटा देगा ना तुमको कुर्सी पर से, खुद बैठ जाएगा, बोलेगा हट, बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो कुर्सी पर बैठा है तो तुम हटा दोगे? थप्पड़ खा लेगा। समझ रहे बात? तो ऊपर वाले लोग क्या करेंगे? बड़े हैं ना, तो वो क्या करेंगे? नीचे वाले लोगों को हटा देंगे इनके रिएक्शन में से। लेकिन छोटे वाले लोग ऊपर वाले को हटाएंगे नहीं। तो हाइड्रोजन से जो लोग नीचे हैं, क्या हाइड्रोजन को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। तो इसीलिए बोला हाइड्रोजन को कौन नहीं हटा सकता है? तो इन सब लोग तो बड़ा है ना हाइड्रोजन से, क्योंकि ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो हटा देगा आराम से। नहीं हटा पाएगा, मतलब नीचे जो आ रहा है नहीं हटा पाएगा, ऊपर जो आ रहा है हटा देगा आराम से। आए समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब क्या है, बोल रहा है कि 50 ग्राम हम लीड का पाउडर लेते हैं, पीबी का पाउडर लेते हैं, और उसको ब्लू कॉपर में डाल देते हैं। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 होता है। कॉपर CuSO4 होता है। क्या होता है? CuSO4। कलर याद रखना, CuSO4 का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ये पूछा जाता है बबुआ, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। रट के रखेंगे, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का होगा। बोल रहा है कि कॉपर में इसको जैसे ही डालते हैं कलरलेस हो जाता है। सॉल्यूशन क्या हो गया है? कलरलेस। देखो, अगर सॉल्यूशन कलरलेस हो रहा है तो पक्का पीबी इसको हटा दिया होगा। तो तुमको मालूम भी है पीबी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, पकाता है मतलब पीबी, कोट मतलब कॉपर, तो कोट तो नीचे है ना, पकाता तो ऊपर है। बात समझ रहे हो? तो इसमें पीबी का रिएक्शन कराते हैं, पीबी का पाउडर डालते हैं, तो क्या हो जाता है? क्या बन जाएगा? Cu तो हट जाएगा अपनी जगह से, क्या बन जाएगा? PbSO4 बन जाएगा, PbSO4। और Cu तो क्या बन जाएगा? Cu तो Cu+2 में चला जाएगा। तो यहां पे हमको समझ में आ रहा है ये कलरलेस हो जाएगा। देखो, ये क्या होता है? ब्लू होता है। CuSO4 कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। अब PbSO4 कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसीलिए तो पहले क्या था? ब्लू कलर का था, अब क्या हो गया? कलरलेस हो गया। इसका मतलब क्या होगा? ये रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका क्या किया? ये डिस्प्लेस करा दिया इसको ये क्या करा दिया? डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेस करा दिया तो कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या समझा? आ रहा है क्या? आसान है? आ रहा है? हाँ, अभी देखते हैं आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एलिमेंट का दिया हुआ है। तुमको बताना पड़ेगा कि कौन क्या है, कौन कौन सा इसमें से XYZ का दिया हुआ है। इसमें से 3 गो एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तुमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही दिया है, ये चारों ऑप्शन क्या सही है। देखो, इसका 2 8 7 है, इसका 2 है, 8 है और 7 है। 7 का क्या मतलब है? बाहर में 7 है, इसका मतलब एगो वो लेगा, और लेने वाला कौन होता है? नेगेटिव लोग होते हैं। देखो, जो लोग लेते हैं ना वो लोग नेगेटिव लोग होते हैं, तो लेने वाले नेगेटिव। और नेगेटिव कभी भी मेटल होता है। मेटल तो राजा का पहचान है ना, सोना चांदी राजा का पहचान है, तो मेटल कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं होता। मेटल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये ले रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन मेटल। क्या हो गया? ये हो गया नॉन मेटल। तो X है नॉन मेटल, ये तो मालूम है तुमको। तो पहला हो गया नॉन मेटल। दूसरा है 2 8 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना संभव है? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। सुनो, अगर बाहर वाला ऑर्बिट में रहता है 2 1 या 3, तो ये होगा मेटल, ये होगा मेटल, क्योंकि ये दे सकता है। 4 का हम बात नहीं करते क्योंकि ये शेयर करता है। अगर बाहर है 5 6 7, तो ये लेगा, ये क्या करेगा? लेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन मेटल। क्या हो गया? नॉन मेटल। बात समझ में आ रहा है? तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा जितना कि ये बाहर है। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 का कितना होगा? 3, 6 का कितना होगा? 2, और 7 का कितना होगा? 1। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम होगा। तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ या वैलेंसी हुआ, दोनों 1 2 3 ही होगा। इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3 2 1, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 2 1 हो गया। अब वैलेंसी कितना है? 5 6 7। आया समझ में? 9th पढ़े हो ध्यान से तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये तो तुम समझ रहे हो, लेकिन हम ये क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। ये क्या हो गया? नॉन मेटल। और ये क्या हो जाएगा? मेटल। बाहर 2 है, इसका मतलब देना आसान है। बोलो तो, यहाँ 2 है, बाहर 2 है, इसका मतलब देना आसान है, तो मेटल होगा। बाहर 2 है तो देना आसान है। ये तो नोबल गैस हो गया ना, ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब नोबल गैस, स्टेबल मतलब नोबल गैस, उसको ना देना पसंद है ना लेना पसंद है। ठीक, तो बोल रहा है वाई और जेड मेटल है। नहीं यार, ये तो नोबल गैस था, ये तो नोबल था।
बोलो ना, ये तो नोबल था ना, ये तो नोबल था, तो ये सही ना, थोड़ी ना सही होगा, आया समझ। तो ये तो गलत बात हो गया। उसके बाद से बोल रहा है वाई और एक्स जो था नॉन मेटल था, नहीं ये भी बात गलत है। बोल रहा है एक्स जो है वो नॉन मेटल है, बात सही है, एक्स जो क्या है हमारा नॉन मेटल, और वाई जो है वो मेटल है। हाँ यही तो हम निकाल लेते हैं कि ये वाला क्या था, मेटल था, और कौन सी था, नॉन मेटल था। ऑप्शन सी सही है। आसान है एकदम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आए तो मार ले जाओगे, आसान है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से कौन सा जो है इंडोथर्मिक है। सुनो, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है, इंडो ऐसा होता है इंडो, और ये होता है एक्सो, समझ में आया। तो एक्सो और इंडो का पहले मतलब समझो, इंडो और एक्सो का मतलब समझो। इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडो का क्या मतलब होता है, इंडोसाइटोसिस, मतलब अंदर लेने वाला खाना जब अंदर लेते हैं तो इंडोसाइटोसिस, अमीबा अंदर लेता था खाना, क्या बोलते थे, इंडोसाइटोसिस, और खाना जब बाहर छोड़ता था, वेस्ट मटेरियल बाहर छोड़ता था तो क्या बोलते थे, एक्सोसाइटोसिस। तो इंडो का मतलब होता है अंदर, क्या होता है, अंदर, समझ में आया। और एक्सो मतलब होता है बाहर, क्या हो जाता है, बाहर, आया समझ। तो इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, आया समझ, सिंपल है। तो इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब हीट को अंदर ले रहा है, थर्म मतलब थर्म का मतलब होता है हीट। थर्मामीटर देखो, थर्मामीटर को थर्मामीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे हीट नापते हैं। तो थर्मो मतलब होता है हीट, थर्म मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल पावर प्लांट, वहां पे हीट जनरेट से होता है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, है ना। तो थर्मा मतलब हीट होता है, इंडोथर्मिक मतलब वो थर्मा को नीचे ले रहा है, मतलब हीट को अंदर ले रहा है, हीट को अंदर ले रहा है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस कौन है, इसमें कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि हीट देना पड़ता है, मतलब वो हीट अंदर लेता है। कैंडल जलाने के लिए तुमको हीट देना पड़ता है, वो तो खुद हीट देता है, जब कैंडल जलता है तो हीट देता ना है, लेता थोड़ी है। उसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, हाँ खाना बनाने में हीट तो देना पड़ता है, तो सही क्या हो गया, ये हो गया। खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, सेलुलर ऑक्सीडेशन जब होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मालूम है ना, सेल में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन जब होता था तो एटीपी बनता है, ठीक है। एटीपी के साथ साथ कुछ और भी चीजें बनती हैं, है ना। तो हमको तो मालूम है CO2 मिथेनॉल वगैरह बनता था, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा इवेंट जो है इसमें मैक्सिमम एटीपी बनाता है पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा ग्लूकोज एटीपी बनाता है। ईस्ट बनाता है, नहीं सर, ईस्ट में तो 2 एटीपी बनता था, वो तो इथेनॉल बना लेता था बाद में। लैक्टिक एसिड जब बनता है तो सबसे ज्यादा बनता है, नहीं लैक्टिक एसिड तो मतलब कि देखो मसल में ऑक्सीजन का कमी पड़ जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, लैक्टिक एसिड बन जाता था मसल में, आ रहा है समझ। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनता था तब ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। ये क्या बात है, बनता तो था लेकिन उसमें बनता नहीं था, तो ये भी गलत बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब ह्यूमन सेल में, हाँ ये ठीक है, ह्यूमन सेल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, इसका मतलब उस समय सबसे ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होता था, और लगभग तुमको याद हो तो हम बता दें 38 एटीपी बनते थे। कितना एटीपी बनता था बाबू, 38 एटीपी बनता था, समझ में आ रहा है बात। तुम ऐसे याद रखोगे कि जो रेस्पिरेशन होता है सबसे पहले उसमें होता है ग्लूकोज को लेते हैं, किसको लेते हैं, ग्लूकोज को भेज देते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, रटो अब सुनो, रट ही लो। तो इसको कहां चला गया, ये ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस, हाँ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया इसका। ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ये क्या बन जाएगा, पाइरुवेट बन जाता है, क्या बन जाता है, पाइरुवेट, ठीक है। अब पाइरुवेट जो होता है ये 3 स्टेप में टूट सकता है, इसमें टूट सकता है 3 स्टेप में टूट सकता है। एक तो हो सकता है कि मसल सेल में टूट रहा हो, इंसान के मसल में टूट रहा हो, लेकिन ऑक्सीजन हो ही नहीं, तो मतलब इसका मतलब इसको ऐसे बांटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक तो हो सकता है कि ये एरोबिक हो, एक तो हो सकता है एनारोबिक हो। एरोबिक मतलब इसके पास होगा कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक में ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो एरोबिक होगा। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता था तो कहाँ होता था, हमारे मसल में होता था, कैसे में होता था, हमारे मसल सेल में होता था। तो ह्यूमन मसल भी लिख सकते हैं, ह्यूमन मसल में भी होता था। तो इससे क्या बनता था, 38 एटीपी बनता था, कितना बनता था, 38 एटीपी। और ग्लाइकोलाइसिस में कितना बना है, 2 एटीपी। अच्छा ये 2 एटीपी जोड़ के यहाँ 38 लिखे हैं, इसको छोड़ के नहीं लिखे हैं,
इसको छोड़ेंगे तो 36 एटीपी यहाँ होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ 38 एटीपी कैसे हुआ, ये दो जोड़ के 38 है, नहीं तो 36 होता, तो 38 यहाँ पे बना। इसमें एनारोबिक में जो होता है ये तो 2 टाइप का हो सकता है। एनारोबिक कितना टाइप का हो सकता है सर? 2 टाइप का हो सकता है। या तो ये हो सकता है मसल सेल में, मान लो तुम दौड़ रहे हो बहुत देर से, तो बहुत देर दौड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ऑक्सीजन का कमी पड़ने लगेगा, सांस तेज लोगे तभी भी कम मिलेगा ऑक्सीजन। तो उस समय में मसल में टूटता तो है पायरुवेट, लेकिन 2 चीज बनाता है, एटीपी तो नहीं बनाता है। पहला बार कि एटीपी कम बनाता है, एटीपी बनाएगा तो भी तो कम बनाएगा, लेकिन और क्या बनाता है सर? लैक्टिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? लैक्टिक एसिड बना देता है। और लैक्टिक एसिड के अलावा ये और भी चीजें बनाता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बना दिया और CO2 भी बना देगा मान लो, तो लैक्टिक एसिड और CO2 बना दिया, ठीक है। तो अब तुम सोचो, जब लैक्टिक एसिड बना रहा है तो लैक्टिक एसिड, जब तुम बहुत तेज दौड़ते हो और दौड़ने का सांस नहीं बचता है तभी भी दौड़ रहे हो, तो बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल दुखने लगता है बहुत देर मेहनत करने के बाद से, है ना। मान लो आज तुम मेहनत कर ली, कल नहीं करोगे तो क्रैम्प्स आ जाएगा, दर्द करने लगेगा, दुखने लगेगा, चल नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक कैसे होगा सर? गर्म पानी से सेक लो या थोड़ा दिन आराम करो, वो ठीक हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये ठीक है, लैक्टिक एसिड ऐसे ठीक होता है, मसाज वगैरह कराने से या गर्म पानी से सेकने से ठीक हो जाता है क्रैम्प्स। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन बन सकता था, है ना। हम डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्या पता इसके बजाय इससे क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए हम डिटेल में बता रहे हैं, ताकि इससे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो तुम कर ले जाओगे। तो ये मसल वाला बात हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि मसल नहीं सर, ईस्ट में का बात बताइए। ईस्ट क्या होता है सर? ईस्ट क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है ईस्ट, पुराने जमाने का सेल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये बनाता है 2 चीज। क्या बना देता है सर? इथेनॉल बना देता है। इथेनॉल क्या होता है? दारू होता है। इथेनॉल और CO2। इथेनॉल क्या होता है? हम लोग बिहारी बोलते हैं उसको दारू, क्या बोल देते हैं? दारू। तो इथेनॉल बनता है यहाँ। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं ब्रेवरेज इंडस्ट्री में, ब्रेड बनाने के लिए, इथेनॉल मतलब दारू बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो उसका यूज किया जाता है। बाकी ये तुम्हारा ऑप्शन तो तुमको पता था, ये डिटेल में बताया गया ताकि इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। आया समझ में? ये सिंपल था, सॉर्टेड था, इजी था। आगे बढ़ते हैं। क्या बोले? ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होगा, बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट को हो सकता है कि ऑक्सीजन मिले या ना मिले। ऑक्सीजन जब मिलेगा, अच्छा ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ होता है सर? ग्लाइकोलाइसिस अगर पूछेगा साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तो बोलोगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में होगा तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। उसके बाद से फिर पूछता है तुमसे, मान लो कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन है, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है। एरोबिक का कारण है मसल में होता है, जब पूरा ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो होगा। ऑक्सीजन का कमी पड़ गया तो सर, तो मसल में क्या होगा? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाता है, पैर दुखने लगता है। और ईस्ट में जो होता है वो इथेनॉल बनाता है, CO2 बनाता है, इथेनॉल का हम यूज करते हैं। एटीपी कितना बना सर इथेनॉल वाला में, मतलब ईस्ट में 2 ही बना, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था। इसमें कितना बना सर? लगभग 2 बनेगा। तो इसमें भी 2 बनता है, इसमें भी 2 बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा, हाँ, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा एटीपी नहीं बन रहा है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा एटीपी नहीं बन रहा है। तो इसमें बन गया, ऊपर जो 2 बन रहा है वही दोनों को मिलेगा, बाकी एक्स्ट्रा एटीपी नहीं मिल रहा है किसी को। आ रहा है समझ में? तो ये है आपका 38 एटीपी वाला कंसेप्ट। आते हैं आगे, ड्यूरिंग विच स्टेज, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा स्टेप है इसमें, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें कौन सा स्टेप है जिसमें ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है पूरे बॉडी में। तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे भेजा जाएगा? जब वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल जब दबता है तो एरोटा लेता है ब्लड को और लेके जाता है पूरे बॉडी में, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम तो ऊपर होता है, उसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? यही एरोटा को ब्लड देता है, एरोटा पूरे बॉडी में ब्लड को लेके जाता है। आ रहा है समझ में? यहाँ कोई दिक्कत है? अच्छा, ध्यान से समझ के पढ़ोगे तो आ जाएगा। कोई बच्चा सिर्फ ऑप्शन याद कर रहा है तो फिर तुम्हारा लगेगा, समझ लेना बात, है ना। खाली ऑप्शन याद नहीं करो, सेम क्वेश्चन नहीं आता है। कई को बच्चा बोलता सर क्वेश्चन लड़ा नहीं। अरे यार, एग्जैक्ट नहीं लड़ता है, यही उठ के दे देगा, मेरे नाना के घर का है वो, कि हम जो बोलेंगे वो कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे इसी कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ऐसा ही पूछता है। तुम खाली ध्यान से कंसेप्ट समझो, उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम गारंटी देते हैं, है ना। चलो आगे देखो, Which of the following adaptation in the herbivores help in the digestion of cellulose? बोल रहा है कौन सा ऐसा चीज है जो सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करता है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हार्बिवोर होते हैं, वो कैसे डाइजेशन कर पाते हैं सेलुलोज का? क्योंकि सेलुलोज तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं।
तो उनके पास इंटेस्टाइन जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लॉन्गर होता है, लंबा होता है। लंबा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा तो उससे क्या होता है, उनका डाइजेशन आसानी से सेलुलोज का वो लोग कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। आगे है कि एक पेशेंट है जिसको सेरेब्रल डिस्फंक्शन है। देखो ये केस बेस्ड है, ऐसा क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस है। क्या बोल रहा है कि एक पेशेंट है जिसके पास सेरेब्रल मतलब दिमाग पे सेरेब्रम में, तो सेरेब्रल उसको है डिसफंक्शन, मतलब उसका सेरेब्रम में कुछ गड़बड़ी हो गया है सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक्टिविटी जो होगा उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन सा एक्टिविटी इसमें से वो नहीं कर पाएगा। देखो सलाइवेशन, लार नहीं निकल पाएगा, या फिर हंगर कंट्रोल, हंगर को नहीं कंट्रोल कर, तो सलाइवेशन तो अनकंट्रोल्ड है, उसके वजह से हंगर कंट्रोल जो है इपिथैलेमस होता है, इपिथैलेमस की वजह से, हाइपोथैलेमस सॉरी, हंगर कंट्रोल किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। बॉडी पोस्चर ऑफ बैलेंस, सही बात है, ये नहीं कर पाएगा बेचारा, बॉडी के पोस्चर को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेरेब्रम ही हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाकर, हम सीधा खड़ा हैं तो अच्छा से कैसे खड़ा हो पा रहे हैं, क्योंकि सेरेब्रल कंट्रोल मेरा ठीक है। अगर हम दारू पी लेंगे, होता है आदमी, कैसे होता है, सेरेब्रल फंक्शन बिगड़ जाता है, सेरेब्रल फंक्शन बिगड़ जाता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ये है कि एक स्नेल है, क्या है सर, स्नेल, ऐसे घोंगा, तो घोंगा है, वो क्या कर रहा है, अपना लाइफ में शुरू करता है लाइफ अपना मेल की तरह, पैदा तो हुआ था मर्द, पैदा होता है मर्द की तरह, लेकिन बाद में बेचारा औरत बन जाता है। जैसे पैदा होते बहुत लोग मर्द, बाद में छपरी बन के औरत वाला हरकत करते हैं, बाल रंगा लिए है ना, और फिर नाक छिदा लिए, कान छिदा लिए, समझ रहे हो, मतलब ये कान है, अरे ये नाक है, ये कान है ना, तो वो सब छिदाना शुरू करते हैं, फिर लड़की जैसा मेकअप भी करना शुरू करते हैं। अब तो वो भी सिस्टम आ गया, बहुत लोग ऑर्गन ही चेंज करा देते हैं, मेल से फीमेल वाला। खैर वो छोड़ो, है ना, कंट्रोवर्शियल है। तो यहाँ देखते हैं, हम बोल रहे हैं कि लाइफ तो उसका स्टार्ट होता था मेल जैसा, लेकिन अभी फीमेल जैसा बिहेव करता है। तो जब जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो फीमेल बन जाता है, फिर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो मेल बन जाता है। तो स्नेल ऐसा करता है। क्या ये चीज जो होता है, क्यों होता है, ये चीज क्यों होता है, सुनो, ये क्यों होता है। तो दिक्कत ये है कि फीमेल स्नेल डोमिनेट, बोल रहा है कि मेल स्नेल हैव डोमिनेट जेनेटिक मेकअप, female snail have dominant genetic makeup, expression of the sex chromosome can be changed in the snail lifetime। अच्छा सी ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, सी सही है, क्या सही है, सी सही है, क्या सही है, सी, समझ में आ रहा है। चलो अभी देखो, एनर्जी अवेलेबल टू प्रोड्यूसर, एनर्जी अवेलेबल टू प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम, बोल रहा है कि एनर्जी जो अवेलेबल होता है प्रोड्यूसर के लिए वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बिकॉज ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है, और ये सन का एब्जॉर्ब करता है लगभग 1% ऑफ एनर्जी, ये बात सही है ना। They utilize most of the chemical reaction for the respiration and growth and the reproduction and movement. The absorbed 10% energy of the sun is transferred to the next tropic level. नहीं, the transfer of the only 10% of the light energy to the next tropic level. They absorb 10%, नहीं, सब गलत है। क्या सही होगा इसका आंसर, कि वो लोग ज्यादातर एनर्जी को यूज कर लेते हैं, ज्यादातर एनर्जी मतलब 90% एनर्जी को खुद यूज कर लेते हैं और बाकी का 10% एनर्जी आगे भेजते हैं। इसको बोलते हैं लिंड्समैन लॉ। क्या बोलते हैं, लिंड्समैन लॉ। इसमें बोला जाता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में, जैसे T1 है, T1 मतलब ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक 3 ऐसा है, तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। ध्यान से इसको याद रखेंगे। आया समझ में, आगे देखते हैं। अब बात ये आता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द रोल ऑफ द डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का रोल नहीं है। डिकम्पोजर मतलब मिट्टी को गलाने वाला, सड़ाने वाला, कोई भी सड़ाने गलाने वाला चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। तो इसमें डिकम्पोजर का रोल नहीं है। नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल, इनरिचमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वेस्ट डिकम्पोजिशन, या कौन सा इसमें से नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ द डेड मटेरियल। देखो डेड मटेरियल को ब्रेकडाउन करते हैं, सही बात है। वेस्ट डिकम्पोजिशन करते हैं, सही बात है। नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल करते हैं, सही बात है। तो गलत क्या हो गया, गलत क्या हो गया, ये वाला हो गया। अरे ये गलत है और तुम्हारा गलत ही सही है, बात समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी। गलत पूछा तो गलत बताए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं एसर्शन रीजन का क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, एसर्शन रीजन, ये भी तुम्हारे आ सकता है, ध्यान से सुनना। पहला है ऑन एडिंग डाइल्यूट एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या कर दिए, डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, HCl। X उसमें पहले से कुछ था और उसमें ऐड किए, तो ऐसा क्या हुआ कि कलरलेस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, कलरलेस सब्सटेंस व्हिच गिव्स द पॉप साउंड। अच्छा सुनो, पॉप साउंड कौन देता था सर, हाइड्रोजन। कौन देता था, हाइड्रोजन। तो
अगर उसके पास माचिस ले जाते हो तो पॉप साउंड देता है। रीजन क्या है? इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस बाय द हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन कैसे डिस्प्लेस कर देगा? हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं किया होगा। बात समझ में आ रहा है? तो रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। देखो कुछ भी होगा उसमें हाइड्रोजन निकला है तो वो डिस्प्लेस नहीं किया होगा। आया समझ? तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आया समझ? तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, असर्शन क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए बॉडी सेल एंड इन ए जर्म सेल इज नॉट सेम इन एनी स्पीसीज। बोल रहा है किसी भी स्पीसीज में जो नंबर ऑफ जर्म सेल होता है, जो नंबर ऑफ सेल होता है, आप देखो एक तो जर्म सेल होगा, जर्म सेल मतलब स्पर्म हो गया या ओवम हो गया, उसको जर्म सेल बोलता है। तो जर्म सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उतना बॉडी के सेल में नहीं होगा। क्या यह बात सही है? नहीं, बॉडी के सेल में भी हो सकता है बराबर। कब? जब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो। ऑर्गेनिज्म क्या होगा? हैप्लॉइड। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अच्छा क्रोमोसोम बोल रहा है ना, तो हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे रीस्टोर द नॉर्मल, तो नॉर्मल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। सही बात है? नहीं। तो दोनों बात सही है लेकिन नहीं, असर्शन जो है फॉल्स है। असर्शन क्या है बाबू? गलत है। पूछो क्यों? आदमी मान लो कि एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड है तो क्या करेगा? उसके पास मान लो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो क्रोमोसोम को n नंबर ही भेजेगा क्योंकि उसका आधा नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? आधा वो कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है। नहीं समझे तुम? आओ दिखाते हैं। हमारे पास 46 था ना, तो हमारे पास 46 पेयर में था। मतलब कितना पेयर था? 23 का 2 पेयर था। 23 का 2 पेयर था। तो जब जर्म सेल बनाएंगे, एग या स्पर्म बनाएंगे, तो 23 अलग भेज देंगे और 23 अलग भेज देंगे। लेकिन किसी के पास सिर्फ 23 ही होता, उसका कोई पेयर होता ही नहीं, तो वो बेचारा भेज पाता कहीं नहीं, उसको यही भेजना पड़ता। तो उसका स्पर्म जो बना और उसका सेल जो है, दोनों में सेल जो है और स्पर्म जो है दोनों में बराबर होता है, 23 ही होता, सेम ही होता। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आधा करके भेजा जाए, कभी बराबर भी जा सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में। इसीलिए असर्शन गलत है। रीजन इसलिए सही है कि वो रीस्टोर करता है, तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? असर्शन एक कन्वेक्स मिरर है, वो हमेशा बनाता है मिरर। एक कन्वेक्स मिरर है। क्या मिरर है बाबू? कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। इधर से हम रंग दिए, ठीक है, इधर से रंग दिए, तो ये क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर है, इमेज बनाता है किसका? बिहाइंड इट। हमेशा इमेज बनाता है इसके पीछे, है ना। और इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल। क्या सही बात बोला है। वो हमेशा क्या बनाता है? इमेज इसके पीछे ही बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा, है ना, क्योंकि इरेक्ट बनाता है दोनों टाइम्स में। उसको अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन के हिसाब से द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ अगर देखते हैं तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सही बात है, ये भी सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। हम उधर टाइम देख रहे हैं, समझ रहे हो बात? ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखो तो आगे, अच्छा सर ये छोटा आ गया, तो कोई बात नहीं, छोटा है तो छोटा ही रहेगा। ओए हाँ, तो इसको हम, अच्छा चलो छोटा ही देखो अब से, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है बड़ा करने का। ये वाला देखो, असर्शन एक लाइन है, उसको रिमूव कर दिया गया है फूड चेन से, तो क्या होगा फूड चेन का? बताओ। अगर प्लांट को रिमूव कर दिया जाएगा तब हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए, तो लेकिन लाइन को रिमूव कर देंगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा। बोल रहा है कि एक इकोसिस्टम है, वहां पे शेर रहता है, हिरन रहती है, बाघ रहता है, सब कुछ रहता है। लाइन को हटा देते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन घास को हटा देंगे तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नहीं, गलत बात। लाइन को हटाओगे तभी भी दिक्कत होगा, घास को हटाओगे तभी भी दिक्कत होगा। कोई भी एनिमल को हटाया नहीं जा सकता है इकोसिस्टम में से। आया समझ में? तो ठीक है, असर्शन तो गलत निकल गया है। प्लांट आर द प्रोड्यूसर दैट कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट। अच्छा, तो ये एंड व्हाइल लैंड आर कंज्यूमर, नहीं ऐसा थोड़ी है कि ये तो रीजन तो सही है कि प्लांट प्रोड्यूसर है, वो बनाता है खाना, और लाइन क्या है? कंज्यूमर है। तो ये बात तो सही है कि लाइन कंज्यूमर है, प्लांट बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला, तो प्लांट प्रोड्यूसर है, प्लांट बनाता है। शेर कंज्यूमर है, वो खाता है। लेकिन असर्शन गलत है, तो असर्शन क्या है? गलत। रीजन क्या है? सही। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो दिखेगा तुमको, क्या दिखेगा? ये दिखेगा। क्या है ये? देखो तो क्या है ये? ओए होए, हाँ ये है। देखो ये क्या है? बोल रहा है मीथेन गैस रिलीज होता है एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। मीथेन को यूज किया जा सकता है। विच केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंबशन
कंबशन ऑफ द मीथेन, मीथेन का कंबशन कौन दिखाता है, तो यही ना है मीथेन, मीथेन का कंबशन किए तो ये आ गया, ये आ गया, यही ना मीथेन है, याद रखो मीथेन किसको बोलते हैं, CH4, ये क्या हो गया, मिथ हो गया, इसको क्या बोल देते हैं, मिथ एन, मीथेन हो गया, आया समझ में, क्या हो गया, मीथेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, मिथ मतलब एक, तो एक होगा तो मीथेन, दो होगा इथेन, तीन होगा प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब होता है, आया समझ, तो इस तरीके से इसको याद रखोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, क्या है सर, एक मेटल है एक नॉन मेटल है और दोनों का रिएक्शन कराया जाता है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, सुनो, तो एक मेटल से एक नॉन मेटल का रिएक्शन कराया जाता है, मेटल का रिएक्शन, दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट में है, रूम पे क्या है, लिक्विड स्टेट में, रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड में है, तो कौन कौन रिएक्शन किया होगा, तो सबसे पहले एक मेटल लो, मेटल कौन सा होगा, मरकरी मेटल है, ठीक है, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, ले लो दोनों को करा दो रिएक्शन, हो गया, दोनों क्या है, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, मरकरी भी लिक्विड होता है, आया समझ में, रूम टेम्परेचर पे दोनों लिक्विड होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, गैल्वेनाइजेशन है, सुनो, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विद द लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग, सही बात है, सही बात है, इवन इफ जिंक कोटिंग इज स्क्रैच, व्हिच इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जिंक प्रिवेंशन द रस्टिंग फ्रॉम आयरन, तो बोल रहा है कि जिंक आर्टिकल विद द लेयर ऑफ द जिंक एंड टू प्रिवेंट इवन इफ द जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड, गैल्वेनाइजेशन, देखो बोल रहा है कि गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विद अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक को गैल्वेनाइजेशन, जिंक मिला के गैल्वेनाइजेशन किया जाता है आयरन का, पहला बात बोला, फिर बोला इवन इफ द जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड द आयरन रिमेन प्रोटेक्टेड, which of the following is the true for the zinc to prevent the rusting from the rusting of iron, एक हमको बताना है कि कौन सा सही है, तो पहला देखते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल डज नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन, सही बात है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का, दूसरा क्या है, जिंक कोटिंग प्रिवेंट कंटेक्ट फ्रॉम द आयरन इन द एयर, सही बात है, एयर से कंटेक्टर तोड़ देता है, और तीसरा जिंक अंडरगो कोरेजन मोर इजिली देन द आयरन, जिंक इजिली कोरेड हो जाता है आयरन से, बस यही तो गलत है, तो दूसरा तो गलत है, लेकिन पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, सी, आंसर कौन सा होगा, सी आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, पहला दूसरा इसमें सही है। आगे देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कलरलेस गैस इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द मेटल, बोल रहा है कि HCl मिलाने से कलरलेस गैस बनता है ना, माचिस ले जाने पे पॉप करता है, तो पॉप ऐसा साउंड अभी तो किए थे, इसको क्या होगा इसका, है ना, इसका क्या होगा, तो हाइड्रोजन को कौन बाहर निकाल सकता है, कॉपर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, सिल्वर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, प्लेटिनम निकाल सकता है, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, जिंक, ये सोचने वाली रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तभी ये बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे, ये चारों क्यों, ये तीनों क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये जिंक से नीचे आता है, किससे नीचे आता है सर, मतलब हाइड्रोजन से नीचे आता है, और हाइड्रोजन को निकालना है तो कौन चाहिए, हाइड्रोजन से ऊपर वाला, और एक ही ऊपर है हाइड्रोजन से, कौन है, जिंक, ये कौन सी होता है, जनाबे अली बोल रहे हैं, केदारनाथ का माली आलू जारा, जारा जो होता है ना, केदारनाथ का माली आलू जारा, तो जारा जो होता है वो जिंक है, जारा क्या है, जिंक होता था, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट, इसमें से बेसिक सॉल्ट कौन होगा, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बढ़िया बढ़िया बच्चा को नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से देखना, ऐसे देखो कि NaCO3 है, क्या है, Na2CO3, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे ये बना होगा, तो सुनो, जो तुमको लग रहा है कि ये प्लस है, प्लस में है, जो प्लस में है तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो जो प्लस में है उसको OH माइनस आयन दे दोगे, और जो माइनस में है उसको H प्लस आयन दे दोगे, तो इसको ये दे दो और इसको ये दे दो, तब बनाओ क्या बनता है, तो इससे क्या बन जाएगा, अगर OH माइनस आयन जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है, तो देखो ये बेस तो स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं ना है, तो यहीं पे बेसिक हो गया, यही बेसिक होगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर क्या बनाता है, बेसिक सॉल्ट बनाता है, और ये क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट, पूछा क्या है, बेसिक सॉल्ट पूछा है ना, देखिए कितना खतरनाक पूछा गया है, अगर बच्चा को तोड़ने नहीं आता होगा, एसिड बेस बनाना नहीं आता होगा सॉल्ट से, क्या ये क्वेश्चन कर ले जाएगा, वो तो बेचारा रट के आया होगा कि देखिए सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट बनाता है, ऐसा रट के गए हो, तो वैसे सवाल नहीं बनता है, ऐसा आना चाहिए तुमको
कि देखो करने क्या, कुछ नहीं, किसी भी सॉल्ट को इसमें से लिख लो, लिखने के बाद से उसका प्लस माइनस तुम जानते हो कैसे बनेगा, जैसे Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा, ये Na प्लस NO3 माइनस हो जाएगा, K प्लस Cl माइनस हो जाएगा, और जो प्लस में है उसको माइनस दे दो, माइनस OH माइनस देंगे, और जो माइनस में है उसको H प्लस दे दो, क्या दे दोगे, H प्लस, तो इसको H प्लस दे दिए, इसको OH माइनस दे दिए, अब जो बन गया वो बना लिए। आया समझ में? उसके बाद देख लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, नहीं नाम याद है तो इसको याद रखना कि H2CO3 को बोलते हैं, H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। आया समझ में? याद रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग याद है ना तुमको, उसमें क्या करते थे, कॉपर को इलेक्ट्रोलाइट रिफाइन करते थे, उसमें क्या होता था, एनोड लेते थे इसको। अरे नहीं, कॉपर का ही करना है तुमको तो कॉपर, अच्छा सॉरी हम नहीं समझे, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड, एनोड पे क्या होता है, सुनो तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पर जो न्यूट्रल कॉपर होता था वो टूट जाता था। क्या होता था? जो न्यूट्रल कॉपर होता था वो टूट जाता था। नहीं समझे? ऐसा तुम बनाए थे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, तो बोले थे कि ये होता है इलेक्ट्रोड, और इसको मोटा लेते हैं और एक को क्या लेते हैं, पतला लेते हैं, और दोनों को ले जाकर बैटरी से जोड़ देते हैं, और ये प्लस साइन जाके जुड़ता है पॉजिटिव से, तो ये क्या आ जाएगा इस पे चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव है तो इसको क्या बोलते थे, एनोड बोलते थे, और ये निगेटिव निगेटिव आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, तो इसको क्या बोलते थे, कैथोड बोलते थे। क्या बोल देते थे? कैथोड बोल देते थे। तो कैथोड की तरफ भागता है पॉजिटिव चार्ज और एनोड की तरफ भागता है निगेटिव चार्ज। आया समझ में? कैथोड क्या करते थे, मोटा लेते थे, क्या लेते थे, MOT, ये मोटा, और इसको क्या लेते थे, पतला लेते थे, PATLA पतला। बात समझ में आ रहा है? तो ये पतला होता था, ये मोटा होता था, ये पतला होता था, उसमें इसमें सोल्यूशन डाल देते थे, जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या बोलते थे सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते थे सर। और क्या होता था, ये पॉजिटिव आयन से, ये पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? इसमें मान लो कॉपर का कराना है तो ये कॉपर प्योर होगा, एनोड जो होगा, कैथोड जो होगा प्योर कॉपर से बना होगा, और ये प्योर नहीं होगा, उसका और होगा। आया समझ में? और इधर न्यूट्रल जो होता था, इधर न्यूट्रल कॉपर क्या होगा, टूट टूट के जाता जाएगा। तो क्या होता है, न्यूट्रल कॉपर टूट रहा है कहां पे, एनोड पे टूट रहा है। क्या आसान है, पूरा ही रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। तो अब देखो, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैप द डस्ट एंड द जर्म्स, स्मोकिंग कैन कॉज इन्फेक्शन बिकॉज, बोल रहा है कि ऊपर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट तुम सांस ले रहे हो तो उसमें धूल भी है तो उसको फंसा लेता है बेचारा, या फिर जर्म्स वगैरह को फंसा लेता है, जिससे तुम बचे रहते हो। लेकिन ये खराब भी हो सकता है। कैसे खराब होगा? ऐसा कूल बनने में, कूल नहीं है, वो फूल है, समझा ना तुम, फूल हो अगर मार के कूल बन रहे हो तो तुम कूल नहीं, फूल हो, है ना। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पहले हम लोग पढ़ते थे, तो बहुत बेहतरीन मास्टर हैं वो, अभी भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जो लोग सिगरेट मार के बोलते हैं कि कूल है, वो लोग असली में फूल है। खैर, तो स्मोकिंग क्या करता है, इसको स्मोकिंग ज्यादातर करने की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्मोकिंग मेक्स दिस स्ट्रक्चर वेट प्रिवेंटिंग फ्रॉम डस्ट, नहीं पर चौथा गलत बात है, स्मोकिंग स्टिमुलेट दिस स्ट्रक्चर, नहीं, स्मोकिंग कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर बाय, गलत। क्या होता है, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस स्ट्रक्चर, स्मोकिंग से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्स खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्स ये खराब हो जाते हैं। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में कौन है। देखो, हेरिडिटरी कैरेक्टर लेता है, सही बात है, तुम्हारे पापा से जो इन्फॉर्मेशन या तुम्हारी मम्मी से जो इन्फॉर्मेशन आया तुम्हारे बॉडी में, इसीलिए तुम पापा जैसे या मम्मी जैसे दिख रहे हो, बोलो ना। उसके बाद से क्या बोल रहे हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल दे एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में। कौन बोला, रिप्रोडक्टिव सेल में कहां से पेयर में हो गया, सिंगल होगा ना। ठीक है, उसके बाद से हमको 3 को काटना ठीक नहीं है। चलो देखो, दे पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सही बात है। क्या है, सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 मतलब 4, क्या हो गया ऑप्शन 4। देखो, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, सही बात है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सही बात है। हेरिडेटरी के लिए रिस्पॉन्स, हेरिडेटरी मतलब इंफॉर्मेशन पापा से या मम्मी से बच्चे में ले जाना, कैसे जाता है, हेरिडेटरी से ना, हेरिडेटरी बोलते हैं उसको, पापा या मम्मी से इंफॉर्मेशन आना, उसको क्या बोला जाता है, तुम्हारा आंख पापा जैसा दिख रहा है, नाक मम्मी जैसा दिख रहा है, तुम बात करते हो पापा जैसा, आवाज है पापा जैसा, चलते हो मम्मी जैसा, तो
मतलब कहने का क्या मतलब है, ये सब तरीका क्या हो गया तुम्हारा, हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी मतलब तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर आया है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, द हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, हाइट कौन रेगुलेट करता है? जीन दैट रेगुलेट द प्रोटीन डायरेक्टली। जीन जो प्रोटीन को रेगुलेट करता है डायरेक्टली। सही तो है? सही है, सही है, सही है, ये सही है। तो हमको बी है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बाकी कोई नहीं है ऑप्शन, बाकी कोई नहीं है, बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से क्या किसको किया जाता है? याद है, पहला कॉपर, दूसरा सिल्वर। तो 2 और 3 ऑप्शन सी आया समझ में? कॉपर और सिल्वर को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। रट के रखोगे कौन कौन सा मेटल है सर? कॉपर, सिल्वर। कौन कौन? कॉपर, सिल्वर, याद रखना है। आया समझ? उसके बाद से एट विच डिस्टेंस ऑफ द कनकेव मिरर शुड बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज शुड बी सेम साइज। ला ला ला, सेम साइज बोला मतलब एट द बियॉन्ड टू एट ट्वाइस फोकल लेंथ। ट्वाइस फोकल लेंथ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही सेम साइज होता है। हम लोग रट के रखे हैं कि सेम साइज कहां होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां ऑप्शन में नहीं डाला, कोई बात नहीं है। फोकल लेंथ का दुगुना क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या मार देंगे? दुगुना। फोकल लेंथ का दुगुना मार देंगे। आया समझ में? आ रहा है क्या? इसके लिए आपको 6 केस रटा होना चाहिए। ठीक है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू द यूवी रेज कैन कॉज, अगर एक्सेसिव यूवी रे बहुत ज्यादा आता है तो क्या होगा? तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, सही बात है। स्किन कैंसर हो जाएगा, ये भी सही बात है। लंग डैमेज हो सकता है, ये भी सही बात है। अरे नहीं, लंग कौन डैमेज कर रहा था? सॉरी, लंग नहीं, सिगरेट थोड़ी पी रहे हो तो लंग डैमेज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा समझ? 1 2 1 2 क्या हो जाएगा? 1 2 1 2। समझे? आगे बढ़ो। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द नेचर। एंडोथर्मिक होता है? अरे नहीं, आयरन का रस्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। और जो प्रोसेस स्लो होता है उसमें एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है कि या केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, पता करना असंभव है, मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको पता ही नहीं है। ये तो असर्शन तो गलत है। तुम कैसे बोल दिए एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? जब रिएक्शन ही स्लो है, 25 साल में होता है, तो तुम कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं। तो स्लो रिएक्शन में हम लोग कुछ नहीं बताते हैं। ठीक। उसके अलावा एज रिएक्शन इज स्लो, रिएक्शन स्लो है, इसीलिए हीट जो एब्जॉर्ब होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है कि छोड़ता है, ये बेयरली पता करना मुश्किल, मतलब बेयरली पता किया जा सकता है कि उस हीट छोड़ रहा है कि हाँ। तो रीजन तो सही है कि नहीं पता किया जा सकता, या बड़ा मुश्किल है पता करना कि हीट छोड़ रहा है कि ले रहा है, कारण रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि रीजनवा तो सही है लेकिन असर्शनवा गलत है। असर्शनवा मतलब नहीं समझे, बिहारी है ना हम लोग, तो असर्शन मतलब होता है असर्शनवा। जैसे तुम्हारा नाम है रोहित तो बोलता है रोहितवा, समझे? तो ऐसा असर्शनवा गलत है और रीजनवा करेक्ट है। समझे? करेक्ट है, करेक्ट। समझो। बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट रेस्पेक्टिवली। एनर्जी और न्यूट्रिएंट कैसे चलता है सर? यूनिडायरेक्शनल। रट कर रखेंगे, क्या करेंगे? रट कर रखेंगे। यूनिडायरेक्शनल होता है, साइक्लिक होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, साइक्लिक। रट कर रखोगे। क्या रट कर रखोगे? कि एनर्जी का फ्लो हुआ, चाहे एनर्जी का फ्लो हुआ चाहे न्यूट्रिएंट का फ्लो हुआ, हमेशा कैसा होगा? एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट का फ्लो हमेशा कैसा होता है? साइक्लिक, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में जाता है और साइकिल होता है वो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब असर्शन क्या है? एक व्हाइट वॉश वॉल है, उस पे जो कैल्शियम कार्बोनेट लगा दिए, कुछ दिन बाद वो उजला दिखना शुरू होगा। सही बात है। हाँ, तुम पेंट करते हो जब घर में, तुरंत उजला दिखने लगता है? नहीं, चूना मारोगे तब, पेंट नहीं। तो पेंट चूना लगाते हो तो थोड़ा दिन बाद, थोड़ा जब जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे ज्यादा उजला दिखना शुरू हो जाता है ना? सही बात है। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें जो था वो रिएक्ट करता है धीरे धीरे, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। नहीं 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 नहीं, नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़े रिएक्शन करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है, रिएक्शन तो करता है CaO। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। नहीं है तो रटो, इसको बोलता है क्विक लाइम। क्या बोलता है जी? क्या बोलता है? तो क्विक लाइम बोलता है, क्विक लाइम। ठीक है। और CaOH का होल ट्वाइस जो है, जिसको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, या तुम इसको बोल सकते हो सिलेक्ट लाइम। नहीं, सिलेक्ट लाइम। हाँ, क्या बोल सकते हैं इसको? सिलेक्ट लाइम। तो सिलेक्ट लाइम भी हो गया या ऐसा हो गया। आया समझ में? इजी है, आसान है। तो क्या हम बोल रहे हैं कि असर्शन और रीजन, रीजन तो गलत हो गया ना सर, रीजन तो
नहीं सर ये होगा ना, ये नहीं होगा। तो क्या हो गया, असर्शन तो सही है बचवा, लेकिन रीजन में गलत है। क्या गलत है, रीजन में गलत है। आया समझ में, ठीक है। अब देखो असर्शन क्या है, एक मायोपिक आई है, मायोपिक आई मतलब शॉर्ट साइटेडनेस हो गया बेचारा को, मतलब साइड पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, शॉर्ट साइटेडनेस है। तो इसमें क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट बेचारा वो डिस्टिंक्टली नहीं देख सकता है। क्या बात है, सही बात है, सही बात है ना, सही बात है, दूर का नहीं देख सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस में। और फॉर कनेक्शन ऑफ द मायोपिक आई, मायोपिक आई के लिए कन्वर्जिंग, मायोपिक आई के लिए डाइवर्जिंग लेंस लगता है। डाइवर्जिंग मतलब कनकेव, कौन सा लगता है, कॉनकेव, केव लगता है, कन्वेक्स नहीं लगता है। तो रिजानवा फिर गलत हो गया, देख रहे हो रिजानवा को, रिजानवा फिर गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ, इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओहो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बात है, तीनों परपेंडिकुलर होता है, तीनों होता है। देखो ये इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, जैसे तुमको देखना देख लो, ठीक है ना। तो ये तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं, सही बात है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बोल रहा है कि इंड्यूस करंट दिखाता है, कौन, कहां गया जी, लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कहां बोला कुछ, इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस करंट। ओहो, इंड्यूस करंट नापने के लिए यूज करते हैं, फोर्स नापते हैं, फोर्स नापा जाता है ना, इंड्यूस करंट थोड़ी नापते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में असर्शनवा सही है, फिर रीजनवा गलत हो गया, फिर क्या हो गया, रीजनवा गलत। आगे देखो, आगे क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर लाइकली टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्योर सीड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के क्रस्ट में से सीधा सीधा कौन मिल सकता है, गोल्ड और प्लेटिनम, कारण वो दोनों रिएक्टिव ही नहीं होते हैं, तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं किसी से, तो प्योर ही मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, तो प्योर ही मिल जाता है। उसके बाद से क्या आ जाता है तुम्हारा, ए येलो कलर टर्मरिक चेंजेस इनटू द रेड, चेंज किया रेड में, देखो टर्मरिक रेड में चेंज किया है तो पक्का बेस होगा क्या, है ना, तो P इज एसिड, P इज reacted to the base on the soap solution when substance P is added, P को ऐड किया जाता है, there is no change in the color, कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो कोई भी चेंज नहीं होता है तो एसिड है, कोई चेंज मतलब नहीं तो एसिड, चेंज हो गया तो बेस। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। चलो अब बोल रहा है पीस ऑफ जिंक, जिंक को क्या कर दिए है, डाल दिए किसी सब्सटेंस ए में डालते हैं, जब डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, पक्का एसिड में डाला होगा, एसिड कौन है, ई है। एसिड से जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, सॉल्ट बनाता है। याद किए थे तुम कि क्या याद किए थे कि मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट प्लस H गैस, H2 गैस, समझे। तो यही वाला रिएक्शन का यूज किया गया कि जिंक गिरा दिया किसमें, एक एसिड में, तो क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। तो एसिड यही होगा ना, एसिड होगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही ना एसिड है, बाकी कोई एसिड है उसमें नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में कौन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, आखिर मिथेनोइक एसिड होता है। तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। हाँ क्या होगा इसमें, एसिटिक एसिड हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सही। अब क्या आ जाता है, अब आ जाता है इन कंबशन ऑफ द, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, ऐसा क्वेश्चन मतलब तुमको ये दिख नहीं रहा होगा। अब हम बताते क्या है, ये है CH4 दो बार हो गया और CH4, ये कुछ गलत हुआ बाबू, दो बार तीन बार तो CH4 नहीं हो सकता है, ये होगा CH4 CH3 CH4, क्या हो जाएगा ये CH4, यहां होगा CH3, गलत टाइप हो गया वो, है ना, CH4 होगा, ऐसा होगा CH3 नहीं, CH4 CH3 CH4 होगा। आया समझ, ऐसा होता है। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, क्वेश्चन गलत है लगता है, सुनो क्वेश्चन गलत है, करने का तरीका हम बताते हैं। अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो, करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे कुछ भी है, CH4 ही है, तो कुछ भी होगा उसका सीधा ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, उसको कंबशन बोलते हैं। और कुछ नहीं करना है, ऐसा लिख देना है, इधर कार्बन दो ही चीज बनेगा, क्या बनेगा, कभी भी तुम कभी भी कार्बन कंपाउंड को जलाते हो, कभी भी कार्बन कंपाउंड को जलाओगे तो दो ही चीज बनेगा। पहला बनेगा, पहला क्या बन सकता है, पहला बन सकता है तुम्हारा CO2, पहला बनेगा CO2 और दूसरा बनेगा H2O। अब बस बैलेंस कर लो, तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कभी भी जीवन में तुमको कार्बन कंपाउंड दिखता है तो बनाने का तरीका यही है कि CH4 का O2 का रिएक्शन होता है, CO2 H2O बना दो, बाकी बैलेंस कर दो रिएक्शन को, जो आएगा वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, Which of these statement is incorrect about the balance ecosystem? एक बैलेंस इकोसिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा जो बात दिया गया है वो गलत है। तो बैलेंस इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है, सही बात है।
ये जो होता है इंटरडिपेंडेंट होता है ऑर्गेनिज्म, इट इन्वॉल्व इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। सही बात है। तो गलत पूछा है ना, एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स बट प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स। ये भी सही बात है। एनिमल को थोड़ी खाता है, एनिमल ना प्लांट को खाता है। तो प्लांट तो एनिमल पे डिपेंडेंट है, लेकिन एनिमल पे प्लांट डिपेंडेंट नहीं है। इट इन्वॉल्व कम्युनिटी मेड ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। ये भी सही है। अरे यार गलत कौन सा है, इनकरेक्ट बोला है। इट इज मेड ऑफ द इंटरकनेक्टेड फूड चेन। हाँ सही बात है। क्या हुआ है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, इट इन्वॉल्व इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। नहीं सुनो, इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है, इंटरडिपेंडेंट। हाँ ये तो सही है, लेकिन एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स बट प्लांट्स आर नॉट। अच्छा सॉरी, ये तीसरा गलत है। तो देखो अभी गलती इसमें कुछ हो तो हुआ होगा। गलती ये हुआ है इसमें कि ये गलती है बाबू, ध्यान से देखो। गलती क्या हुआ है इसमें, गलती हुआ है एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, प्लांट भी एनिमल पे डिपेंडेंट होता है। कैसे बताते हैं, प्लांट एनिमल को खाते हैं, लेकिन जब एनिमल मर जाता है तो उसका क्या बनता है, डिकम्पोजिशन होता है, उससे मैन्योर बनता है। तो प्लांट भी तो उसका यूज करता है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आया समझ? तो तीसरा ऑप्शन होगा, क्या होगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। आगे देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर द प्रोपगेटिंग जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। एक तरीके का प्लांट बनाने के लिए तुम कौन सा मेथड यूज करोगे, बडिंग, रीजेनरेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या याद रखना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स बनते हैं। ये बात रट के रखना, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स कब बनते हैं, जब आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं। अब देखिएगा, सन जो होता है रेड अपीयर करता है, क्यों? तो सनसेट के समय में लाल दिखता है, ऐसा क्यों है? बहुत आसान है, क्योंकि लाइट जो होता है उसमें रेड का जो होता है सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है। क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रीचिंग टू अर्थ डिक्रीजेस इन द इवनिंग। The blue light is scattered away by the atmosphere in the part near the horizon. Light is scattered more due to the decrease in temperature. Refraction of the sunlight by the atmosphere. हेलो, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फूड चेन, एक फूड चेन दिया गया है, इसमें तुमको दिख रहा है, इसमें 35 किलो जूल जो है, 3 किलो जूल फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है। बोल रहा था एनर्जी ऑफ द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे यहाँ पे जो दिया गया है ये है 3 किलो जूल का एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? तो बोला फर्स्ट मतलब प्रोड्यूसर के पास कितना होगा, तो सुनो, यहां से यहां 10% खर्च हो गया होगा, यहां से यहां तक 10% खर्च हो गया, तो 10% जोड़ोगे तो यहां कितना था, 3000। 3 किलो मतलब क्या होता है, 1000 किलो मतलब 3 जीरो, तो किलो को हटा के जीरो लिख दिए। ठीक, यहां से यहां जाएगा तो ये 10% है, तो यहां पे कितना होगा, इसका 100% कितना होगा, ये अगर 10% है तो 100% करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका 100% 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3000 का कौन चीज हो जाएगा, 30,000, और 30,000 से यहाँ कितना आ जाएगा, 30,000 से यहाँ कितना आ जाएगा, एक और जीरो बढ़ा दो तो 3 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 3 लाख हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 हो गया, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और आंसर गलत है बाबू इसमें, है ना, आंसर गलत है। तो तुम करना क्या है, सुनो, हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% मतलब कि हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% ट्रांसफर होता है। तो जब उल्टा चलोगे तो क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, मतलब इसका कितना होगा, इसका 100%, इसका 90% निकाल दोगे, और 90% जो आएगा इसमें जोड़ दोगे, मतलब 100% उधर कर दोगे, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करके देखो। अगर ये बात करते हैं अगला ट्रॉपिक लेवल पे कितना जाएगा, तो कुछ भी दिया रहेगा तो 90% यहाँ पे खत्म कर लिया, खुद से यूज किया होगा, और जो 10% उसका बचा होगा वो दिया होगा। तो हम बोल रहे हैं 90% ऑफ एक्स जो है, एक्स मतलब यहाँ एक्स मान लेते हैं, तो 90% ऑफ एक्स जो है वो कितना आ गया है, 3000 जूल। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 90/100, मतलब 100/90 कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया, 100, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 100/90 बन जाएगा, और ये 3000 से कट जाएगा, बोलो कटा ना, एक जीरो से एक जीरो कटा, और 3 जा 9, और ऐसा मल्टीप्लाई करके कर लोगे तो आंसर एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, वो जो वैल्यू आएगा एक्स का, ये इसका वैल्यू आ गया। फिर उसी तरीके से 90% ऑफ एक्स, इसको एक्स मान के करोगे, जो आएगा वैल्यू उसका, तो इसका निकलेगा, फिर इसका निकलेगा, फिर इसका निकलेगा, और ऐसे करते करते तीनों का निकलेगा आंसर। अभी इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना मुश्किल है, बाकी तरीका तुमको पता है। 90% ऑफ एक्स करोगे, जिसका निकालना है उसको एक्स मानोगे, और जिसका दिया हुआ है उसको रख दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और ऐसे करते करते पहले यहां से यहां का निकालोगे, फिर यहां से यहां का, फिर यहां से यहां का, फिर यहां से वहां का। आया समझ? तो इस तरीके से तुम पूरा का पूरा आसानी से निकाल लोगे। आगे आते हैं। The direction of force experienced by an alpha particle entering into the magnetic field. अरे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है,
अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, तो अल्फा पार्टिकल किधर भागना चाहेगा, निगेटिव की तरफ, किधर भागेगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इन द डायरेक्शन टुवर्ड द लेफ्ट टुवर्ड द राइट। ओहो, तो इसका मतलब क्या है, इसका फिगर था क्या, इसका फिगर था, और फिगर मेरे पास नहीं है। सुनो, ये फिगर वाला क्वेश्चन है बाबू, इसका फिगर था, मेरे पास फिगर नहीं है, इसलिए शायद इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम फिगर देख के बनाओगे, बात समझ में आ रहा है। हालांकि इसका आंसर हम देखे थे तो हमको याद है इनटू द पेज था, है ना, तो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इनटू द पेज होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक आदमी है ना, उसका एट्रियल सेप्टम में दिक्कत हो गया है, जैसे हार्ट होता है ना, तो हार्ट में ये वाला सेप्टम होता है इसका, तो इस वाले सेप्टम में यहाँ पे दिक्कत हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, तो क्या होगा, मिक्स ब्लड जाएगा उसके बॉडी में, क्या जाएगा, मिक्स ब्लड। कहाँ है, कंटेनिंग ब्लड लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा उसके बॉडी में। कौन सा ऑक्सीजन जाएगा, कम ऑक्सीजन वाला बॉडी जाएगा, ठीक, मतलब कम ऑक्सीजन जाएगा। आते हैं इधर, देखो एसर्शन देखते हैं। हैजार्डस सब्सटेंस जो होते हैं हमारे बॉडी में एंटर करते हैं फूड चेन के द्वारा, सही बात है, बहुत सारे हानिकारक सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, कैसे, फूड चेन के द्वारा। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिसिटी बढ़ते जाता है हायर कंसंट्रेशन लेवल पे, दोनों बात सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true and assertion is the correct, reason is the correct explanation of assertion। आया समझ में, कोई दिक्कत है, आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, assertion देखते हैं। assertion देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है क्या, यही तो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको यूज किया जाता है एंटी एसिड की तरह, सही बात है, बेकिंग सोडा बोले थे ना, एसिडिटी होता है तो खा भी सकते हो बेकिंग सोडा, आया समझ में। इट इज माइल्ड, माइल्ड होता है, नॉन कोरेसिव होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब चीज सही है। तो assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जीन बी है, कोड करता है ब्लैक आई के लिए, और एक जीन बी है वो कोड करता है ब्लैक ब्राउन आई के लिए, तो ब्लैक आई या ब्राउन आई के लिए कोड कर रहा है। इसमें प्रोजेनी जो बन रहा है बी 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 बी, ऐसा 3 टाइप का बन गया, ब्लैक आई बन रहा है, ठीक है, ब्लैक आई विल हैव ब्लैक आई, प्रोजेनी विथ इतना और इतना विल हैव ब्लैक आई, नहीं यार, इसमें ब्लैक होगा, इसमें ब्लैक होगा, इसमें ब्लैक थोड़ी हो रहा है, दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, तो ब्राउन आई हो जाएगा ना, तो assertion तो गलत है। द ब्लैक आई कलर फॉर द डोमिनेंट रेट, ये तो डोमिनेंट ठीक है लेकिन ये गलत है, तो रीजन सही है, assertion गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, assertion is true, reason is false, नहीं, assertion is false, reason is true, समझ में आ रहा है, तो जिसमें ये होगा ऑप्शन डी शायद होता है, तो देख के मार दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, assertion में देखो आयरन फीलिंग्स रखा गया है करंट कैरिंग वायर कंडक्टर के आसपास में रखा गया, तो कंसेंट्रिक सर्किल बनाता है, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कौन हो गया, मतलब डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड कहां, मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता यार, तो मतलब सुनो सुनो सुनो, कहने का क्या मतलब है, हम इसको क्यों गलत बोल रहे हैं, सुनो, बी assertion जो है, इसलिए assertion तो सही है, रीजन गलत इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं होता है, मैग्नीट्यूड कहां होता है उसके पास, बस डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन भी तुमको निकालना पड़ता है, बात समझ में आ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये बोला वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब वेक्टर होता है ना, क्या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाता है, ऑप्शन गलत होता है, रीजन गलत है, assertion सही है, ऑप्शन समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो देखोगे क्विक लाइम है, उसको पानी में भिगा दिया जाता है, क्विक लाइम को क्या किया, पानी में भिगा दिया गया, अब वो बोल रहा है उससे क्या बनेगा, तो क्विक लाइम पानी में भिग के ये बनाएगा, बहुत आसान, ये तो तुम करते करते बूढ़ा हो गया है, यही तो तुम कर रहे हो, है ना, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो गैस विल गिव ब्राउन फ्यूम दे रहा है, अब तुम सोचो ब्राउन फ्यूम दे रहा है तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, याद कर रखोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, याद रखना है। उसके बाद से क्या करना है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पता करना, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2S क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज तो कर दिया इसको, सही तो बात है, ऑक्सीडेशन तो कर ही दिया, एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो ऑक्सीडेशन इसका हुआ है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत बात है ना, इसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, गलत हुआ ना, H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ है, सही तो बात है, ओ हाँ, H2S है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है, और उसका क्या हुआ, SO2 का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन कैसे हुआ SO2 का, SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट है, देख के तो ठीक ही लग रहा है, ऑप्शन ए तो हमको बढ़िया लग रहा है, मार लो यार, है ना, सही लग रहा है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन प्लेसिंग ए कॉपर कॉइन ऑन द ग्रीन फेरस सल्फेट, ओ हो, फेरस सल्फेट है तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है, कॉपर कॉइन है, कॉपर कॉइन इन ग्रीन फेरस सल्फेट, कॉपर का कॉइन डाल दिए फेरस सल्फेट में, तो FeSO4 पे कॉपर का रिएक्शन करा रहे हैं, क्या रिप्लेस करेगा? नहीं कर पाएगा, फीका ऊपर होता है, तो बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, टर्न कलरलेस ग्रे डिपोजिट कुछ नहीं होता है ना, रिमेन द ग्रीन नो चेंज, सही बात है, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? रिएक्टिविटी सीरीज अभी तो लिखवाए थे, तो हम बोले थे ना कि फीका ऊपर है और कॉपर तो नीचे है ना, हाई कोट है, आपका कोट नीचे आ रहा था, समझ में आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल प्रेजेंस इन द निकल कैटलिस्ट इज एग्जांपल ऑफ, कौन सी का एग्जांपल है वो? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, किसका रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन, नहीं सॉरी यार, एडिशन रिएक्शन होगा, क्या होगा? एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? एडिशन रिएक्शन का। Which of the following is an endothermic reaction? Endothermic कौन है? Burning of coal नहीं, decomposition of the vegetable oil into the compost, process of respiration, endothermic है नहीं, decomposition of the calcium carbonate to form quick lime and CO2, decomposition, तो endothermic है, heat देना पड़ता है। Burning of coal, decomposition of the vegetables matter, बी मार लो, है ना, सब तो गलत ही लग रहा है, बी ज्यादा सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बी सही होगा, decomposition of the vegetables matter into the compost, क्योंकि इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कोयल जलेगा तो एक्सोथर्मिक होगा, सांस लेते हो तो ये भी एक्सोथर्मिक है, इसमें भी हीट लग देना ही पड़ता है, मतलब निकलता है, सॉरी रेस्पिरेशन में हीट निकलता ही है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्विक लाइम को डालते हो पानी में तो वो भी हीट निकालता है, तो सब एक्सोथर्मिक है, वही एंडोथर्मिक लग रहा है, ठीक ना। अब क्या है? अब है Which of the following is not an excretion process in the plant? प्लांट में एक्सक्रीशन नहीं है, पानी निकालता है, सही बात है। Selective filtration of the toxic substances through the leaf, सही बात है। Storage of the waste leaf in the resins in the gum, not excretion process, ये भी सही बात है। स्टोरेज, अरे यार स्टोरेज थोड़ी करता है, इसको तो निकालता है, रेजिन या गम्स को तो निकालता है ना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड, अलग अलग डिस्टेंस पे तुम फोकस कर पा रहे हो आसानी से, उसको क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। अलग अलग डिस्टेंस पे तुम देख पा रहे हो या फोकस कर पा रहे हो, इसका क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द, कितना परसेंट सोलर रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है? 1%। कितना परसेंट को? 1% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। एब्जॉर्ब देखो, आता है धरती पे कितना? 10%, उसका एब्जॉर्ब कितना होता है? 5%, यूज कितना होता है? 1%, तो 1% याद रखोगे, क्या याद रखोगे? 1%, तो 1% सोलर रेडिएशन को, नहीं तुम ऐसे समझो, पूछेगा जैसे ही क्वेश्चन, कितना परसेंट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है, कितना परसेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाता है, तो इफेक्टिवली 1% को एब्जॉर्ब कर पाता है। आया समझ? ठीक है। A ray of light parallel to the principal axis of the concave mirror passes through it, अरे पैरेलल रहता तो कहां से पास करेगा? फोकस से ना, पैरेलल लाइन कहां से पास करता है? फोकस से। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे इजी था, पैरेलल लाइन आ रहा है तो कहां से पास करता है? फोकस से। ये तो बहुत खराब सवाल था। आगे देखो, बीच ऑफ फेनोमेनन कंपोनेंट ऑफ द फूड ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट, प्लांट में फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो बोलो, है ना, तो फ्लोएम, दो ऑप्शन था क्या? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, या फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब, नहीं सोच के मारने वाला है यार, इतना आसानी से मारने वाला नहीं है, इसमें सोचो। फ्लोएम पैरेन्काइमा तो जरूरी, सीव ट्यूब तो जरूरी है, आप सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, कहीं है सीव ट्यूब कंपेनियन सेल? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये मारो, ये ज्यादा सही है, ठीक है, 20 से ज्यादा सही है, वैसे सही तो सब है। द ऑक्सीजन रिएक्टिंग टू द बोथ HCl एंड KOH फॉर्म सॉल्ट, क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट का पूछ रहा है नाम, ऑक्साइड, द ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड मिलेगा तो बनाएगा? द ऑक्साइड रिएक्ट विथ द HCl और KOH, तो बोथ HCl और KOH, तो HCl से रिएक्ट करा, कोई ऑक्साइड है जो बनाता है कौन चीज? सॉल्ट और वाटर बना देगा। तो सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? Al2O3। समय का कमी है इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ठीक है ना, अब ध्यान से देख लो। एलम ना, ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है पार्ट एक्स में, पूरा कहां प्रोड्यूस होता है? पार्ट एक्स में, उसको काट दिया गया, तो अब क्या होगा? उसके नियर 7 दिन सनलाइट व्हाट इज अब्सॉर्ब, पार्ट वाई विल बेंड टू द विंडो, ग्रो अपवर्ड, पार्ट वाई जो होगा एक्स, सुनो, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है एक्स वाला पार्ट में, और वहां पे काट दिया, उसको छोड़ दिया गया, तो क्या अब्सॉर्ब किया जाएगा? तो ये बोला जाएगा कि जो पार्ट वाई होगा वो ग्रो करने लगेगा, पार्ट वाई जो होगा क्या होगा? ग्रो करने लगेगा, बेंड कर जाएगा, या ग्रो करने लगेगा, या स्टॉप कर देगा ग्रोइंग, या क्या कर देगा? पार्ट जेड जो होगा ग्रोइंग आउटसाइड ऑफ द सॉइल, अरे नहीं,
ये मारो बी सही है, क्या है बी सही है, बाकी पार्ट्स ग्रो करने लगेंगे। ये बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, तो सुनो C इज इक्वल टू याद रखोगे या क्या याद रखोगे, याद रखोगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है v इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू v मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड c मतलब स्पीड ऑफ लाइट बाई म्यू होता है, तो v इज इक्वल टू c बाई म्यू लगाओ। c कितना होता है 1 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट ना 3.8 इंटू 10 टू द पावर -8, कौन बोला -8, 8 होता है सीधा 8 डिवाइडेड बाई 1.5, 2 टाइम्स के आसपास में कट रहा है, 2 के आसपास कोई आंसर है तो मार दो उसको, 2.25, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा 2.25 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। इफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द ट्रॉपिक लेवल डाई, बोल रहा है किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, है ना, सब ऑर्गेनिज्म ही मर गए एक ट्रॉपिक लेवल के, तो बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होगा, क्या कोई भी चेंज नहीं होगा, इंक्रीज इन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल नहीं, इंक्रीज इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल नहीं, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज इन लोअर ट्रॉपिक लेवल, हाँ लोअर ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज हो सकता है। मान लो शेर मर गया तो उसके नीचे के जो ट्रॉपिक लेवल में है जैसे हिरन है, हिरन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बात समझ में आ रहा है, अल्टीमेटली तो खराब ही हो जाना है, अल्टीमेटली बहुत ज्यादा अगर हिरन बढ़ेगी तो घास बहुत ज्यादा खा जाएगी, घास खत्म तो हिरन खत्म, शेर तो पहले खत्म था, ठीक है बात समझ में आ रहा है, तो ये तरीका है। एसर्शन देखते हैं, व्हाइट वॉश वॉल जो होता है बाद में शाइनी हो जाता है 2 या 3 दिन बाद, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्शन करता है, सही बात है, दोनों सही है, क्या है दोनों सही है, समझ में आया दोनों सही है। अच्छा इसका एकदम ऐसा ही क्वेश्चन किए थे पिछला बार, लेकिन वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ध्यान रखे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं करता है, आया ना समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो तो इलेक्ट्रिक बल्ब है जो ग्लो कर जाता है इमीडिएटली तो स्विच ऑन किया जा रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेटालिक वायर इज वेरी हाई, नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा ना, कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला वेलोसिटी कम होगा, इसीलिए तुरंत बल्ब जल गया, तुरंत जलने का मतलब वेलोसिटी में ड्रिफ्ट मतलब कम ही, वेलोसिटी में जो ड्रिफ्ट आया है वो कम आया है, बात समझ में आ रहा है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, आया समझ। अब सुनो ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मेंडल जो होते हैं 2 कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं सीड से, 7 कैरेक्टर ने सिलेक्ट किए थे, कितना सिलेक्ट किए थे 7 सिलेक्ट किए थे, ये स्टडी सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम, ये सही है, तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन में एक्वेरियम जो होता है मैन मेड इकोसिस्टम होता है, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग एंड हैव परफेक्ट, कहां परफेक्ट रिसाइकलिंग होता है, एक्वेरियम बार बार पानी चेंज करना पड़ता है, मछली को बचाना पड़ता है, दाना पानी डालना पड़ता है, तो सेल्फ सस्टेनिंग कहां से हो गया, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद से चल रहा है, खुद से थोड़ी चलता है, हम लोग चलाते हैं, बात समझ में आ रहा है, तो ये है एक्वेरियम मैन मेड इकोसिस्टम, तो अरे यार तो पहला तो सही होना चाहिए था, रुक जाओ लास्ट में भी गलत कर रहे हैं, ये पहला सही है, मैन मेड इकोसिस्टम है, मैन बनाता है उसको, सही बात है, क्या वो सेल्फ सस्टेनिंग है, नहीं है, मैन मेड इकोसिस्टम है, सही है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। इस तरीके से आपके 70 क्वेश्चन हो जाते हैं सही, करा के दे दिए गए हैं, इसी में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा, बस हम ये कहेंगे कोर कंसेप्ट पढ़ के जाओ बाबू, ये सब चक्कर में मत पढ़ो कि ये पेपर लीक वो पेपर लीक, जितना मेहनत करोगे जीवन में आगे काम आएगा, और तुम सोचोगे कोई पेपर लीक करा देता और हम उससे कर लेते हैं, तो फिर तुम जा रहे हो बढ़िया रास्ते पे, फिर बाद में जाके बोलोगे कोई नौकरी नहीं दे रहा है, कौन नहीं देगा, गधा कहीं का, ये सब नहीं करा करो, है ना, दिमाग में बहुत तेज गुस्सा आता है लोगों को देख के, मतलब बड़े बड़े लोग आके ये सब काम कर रहे हैं और बच्चों को ऐसा मूर्ख बना रहे हैं, तुम यार पेपर लीक कौन सी होता है, रिवीजन पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम साल भर क्या कर रहे थे, है ना, मान लो कोई कारणवश तुम्हारा छूट भी गया, अभी पढ़ो, अभी तुम्हारे पास समय है, बात समझ में आ रहा है, हम गुस्सा नहीं, मतलब ये नहीं सोचो कि हम तुमको बुरा बोल रहे हैं, बुरा बात नहीं है, बात जो बोल रहे हैं उसमें कंटेंट देखो, ध्यान से समझो, तुम अपने बारे में सोचो ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या कंटेंट भरा जा रहा है? यही सबसे करने के लिए पैदा हुए थे तुम, अपने आप को देखिए पार्थ, बढ़िया बनिए, बात समझ में आ रहा है, नहीं करो आपसे कोई ये सब फालतू वीडियो नहीं, जो करोगे कंसेप्ट सीखोगे तो सब क्वेश्चन होगा, अगर तुम रट के जाओगे तो फिर फट के जाओगे, समझ में आ रहा है बात, मतलब रट के जाओगे तो फट के आओगे, समझ लेना, समझे। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ क्वेश्चन दिया गया तुमको यहाँ पे, जैसे ध्यान से तुम देखोगे ना तो ये देखो, तुमको कुछ क्वेश्चन दिया गया हर इसमें, तो देखो ये क्वेश्चन मान लो तुमको दिया गया है, और भी क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा करके हम तुमको 50 क्वेश्चन दिए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तुम घर पे बैठ के लिख के चेक कर लोगे क्या तुमको आता है, ये सब कहाँ मिलेगा सर, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर इसका आंसर अगर तुम मान लो नहीं लिख पाते हो या तुमको लगता है ज्यादा समय लगेगा, तो रात तक हम इसका आंसर भी लिख के तुमको अपलोड कर देंगे, बात समझ में आ रहा है, तो वो तुमको मिल जाएगा। अब आ जाता है तुमसे कोई इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है, तो इमेज क्या क्या जरूरी है सर, कौन सा इमेज बेस्ड ज्यादा पूछता है, हम तुमको इमेज भी लेके आए हैं यहाँ पे ताकि तुमको दे देंगे, ठीक है ना, तो इमेज तुम देख लो और उसके बाद से हम लोग अपना क्लास कर देंगे खत्म। पहले इमेज बता देते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इमेज है जो कि तुम्हारे लिए जरूरी है,
आजा भाई, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ है, देखो तो ये है हमारा इमेज। सुनो, तुम ये देख लोगे, बस क्या करना है तुमको, ये देख लेना है कि ये हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा है। और हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होता है, ये बर्ड निकल रहा है छोटा सा, फिर बर्ड निकला, डेवलपिंग बर्ड हो गया, ये टेंटिकल्स होते हैं उसके टेंटिकल्स ऐसे घूमने वाले टेंटिकल्स हो गए, और ये हाइड्रा का बर्ड बड़ा हुआ, फिर टूट गया तो डॉटर हाइड्रा बना दिया। क्या बना दिया, डॉटर हाइड्रा। उसी तरीके से जर्मिनेशन ऑफ पॉलन में क्या होता था, पॉलन ग्रेन उड़ के आता था, ये पिस्टिल पे आके बैठ जाता था, फिर वो बढ़ते जाता था, यहाँ आके लग जाता था। अब इस बार नाम नेमिंग करेंगे तो ये ऊपर पॉलन ग्रेन हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, यहाँ पे मेल गैमिट है और ये ओवरी है, ओवरी में फीमेल गैमिट में ये जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ये पूछा जा सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ये ओवरी होता है, ये फॉलोपियन ट्यूब हो जाता है, ये यूटेरस हो गया तुम्हारा, ये वाला पार्ट यूटेरस हो गया, ये सर्विक्स हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा वेजाइना वाला पार्ट। बात समझ में आ रहा है, तो ऐसे करके याद करोगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनाने के लिए हम लिख के दे रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक कुछ पूछेगा, या तो इसका पूछ दे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो तुमको फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ सकता है। ध्यान से बाबू, ध्यान से रट के जाना, जो करना है करो, उसको रट के जाओ। समझ में आया बात। उसके बाद से इधर देखो, ये है तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल, ये तुम्हारा यूरेटर हो गया, उसके बाद से ये तुम्हारा पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर हो गया, ये तुम्हारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मतलब पोस्ट्रेट ग्लैंड हो गया, और ये तुम्हारा यूरेथर हो गया, ये पेनिस हो गया। आ जाए समझ में। ये टेस्टिकल्स हो गया, स्क्रोटम हो गया, ये वास डिफरेंस हो गया। खत्म, आसान है। अब देखो ध्यान से, ये समझ लिया। उसके बाद से ये फ्लावर का स्ट्रक्चर जरूर देख के जाओगे बाबू। ये एंथर है, ये स्टिग्मा, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और उसके बाद से ये नीचे जो है सेपल और ऊपर जो है पेटल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ऐसे याद रखोगे। फीमेल में ये हो गया स्टिग्मा, ये नीचे जो आ रहा है स्टाइल, और ये जो बन गया ओवरी। आया समझ। तो सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं, फीमेल को पिस्टिल बोल देते हैं, और एंथर और फिलामेंट मतलब मेल को मिलाकर क्या बोल देते हैं, स्टामेन। तो मेल वाला स्टामेन बोलते हैं, फीमेल को पिस्टिल बोलते हैं। समझ में आया। ये तुमको हाइड्रा दिख रहा है, कौन दिख रहा है, प्लानेरिया। कौन दिख रहा है, प्लानेरिया में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। समझ में आया। फ्रेगमेंटेशन से प्लानेरिया डिवीजन करता है। उसके बाद से ये तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेमिंग एक बार देख लोगे तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये जो है किडनी वाला बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्लड आता है रीनल कैविटी से, ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, है ना। ये सब तुम रट के जाओगे, सारा पीडीएफ हम डाल देंगे, ये रट के जाओगे तभी काम बनेगा। ये सब रट के जाओगे। ये ब्रेन तो जरूर इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा ये सब फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डाले हैं। तुम क्या करोगे, ये सब पढ़ के जाओगे। न्यूरॉन्स का डेंड्राइट कैसे बनाते हैं, स्वान सेल कैसे, माइलिन शीथ कहाँ होता है, एक्सॉन, ये सब का सब पढ़ के जाओगे, तभी तुम्हारा कुछ भलाई हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पूरा जोश के साथ सब कंप्लीट करके दे दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है या रत्ती भर भी कोई क्वेश्चन है, हमसे पूछो, हम हैं तुम्हारे लिए। बात समझ में आ रहा है। लेकिन मेहनत करो बाबू, है ना। बस कल एग्जाम है और आज तुम पढ़ रहे हो, इसको एक बार या दो बार तुमको लगता है दोबारा देखना चाहिए तो दोबारा देख लो। पीडीएफ तुमको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, तुम क्या करोगे, एक लास्ट काम करोगे, कमेंट करके जरूर बताओगे कैसा लगा। समझ में आ रहा है। तुमसे कभी भी हम ये नहीं ना बोलते हैं, कुछ भी तुमसे वो नहीं बोला जाता उल्टा पुल्टा आलतू फालतू बात। तो कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है ना बाबू, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़े हो, या कितना अच्छा लगा है, या क्या सुधार किया जा सकता है, ये सब बोल सकते हो तुम, है ना। हम लोग आपस में दोस्त भाई आपस में, है ना। तो तुम बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है बोलो। अच्छा इसमें कोई सुधार किया जा सकता है वो भी बोलो, और तुमको और भी कोई चीज चाहिए होगा वो भी बोलो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।